दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पी एस सी सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एशियाई ब्राउन क्लाउड के संदर्भ में निम्न कथनों पर का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो एशियाई ब्राउन क्लाउड, देखिए, एक प्रकार का प्रदूषण होता है, प्रदूषण नुमा परत होती है। धूल, धुएं, एरोसॉल, इनकी एक परत होती है जो अक्सर किन्हीं कारणों से बादलों से चिपक कर जम जाया करती है। ये अक्सर ठंडी के मौसम में होता है। ये अक्सर ठंडी के मौसम में होता है कि बादल जो होते हैं उसमें ये चिपक जाते हैं और एक परत का निर्माण कर लेते हैं, और काफ़ी इनसे जो जलवायु है उस और पर्यावरण को काफ़ी संकट उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा दिल्ली में पुआल जलाने की वजह से जो हरियाणा पंजाब में जलाए जाते हैं, जो फसलें जलाई जाती हैं, उनके जो अवशिष्ट जलाए जाते हैं, सॉरी, और जो धुएं उठते हैं उससे एक प्रदूषण की परत, मोटी परत जम जाती है, जिससे काफ़ी प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल जाता है दिल्ली में, जो एक संकट का विषय हो जाता है। और पिछले वर्ष तो इतना संकट हो गया था कि बच्चे जो है मुंह में मास्क लगाकर स्कूल जाया करते थे। इवन स्कूल भी बंद करने की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पर चिंता व्यक्त की थी, और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में काफ़ी जुबानी जंग भी इसके संदर्भ में हुई थी। तो एशियाई ब्राउन क्लाउड के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। यह संपूर्ण एशिया में ग्रीष्म ऋतु में विस्तृत मेघ है, गलत है। संपूर्ण एशिया में नहीं, दक्षिण एशिया, भारत सहित ये पूर्वी चीन तक के ये जो है एशियाई ब्राउन क्लाउड फैलता है। यहाँ पर ज़्यादा आबादी पाई जाती है, ज़्यादा यहाँ प्रदूषण के माध्यम हैं, स्रोत हैं। यहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो फसलों के से निर्मुक्त धुएं, उनको जलाने से, जो अवशिष्ट को जलाने से धुएं निर्मुक्त होते हैं। प्रदूषण से जो एरोसॉल बनता है, और इसके अलावा जलाने, जैसे कि अवशिष्ट जलाने से धुएं के अलावा जो फसलों से धूल वगैरह उड़ती है, और अन्य कारणों से जो धूल उड़ती है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, संसाधनों का दोहन चलता रहता है, कई कारण हैं। उससे क्या होता है, एशियाई ब्राउन क्लाउड का निर्माण होता है, और ये पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचाने वाली बात होती है। कहा जाता है कि भारतीय मानसून से लेकर के अन्य जो इस एरिया में जो जलवायु संकट है उसमें काफ़ी भूमिका है इसकी भी, और इसका जो प्रमुख कारक है कृषि गतिविधियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, संपूर्ण एशिया नहीं बल्कि दक्षिण एशिया और जो पूर्वी चीन है इसके मध्य पूरा फैला हुआ है, एशियाई ब्राउन क्लाउड कहते हैं इसको, और कृषि गतिविधियां इसका एक प्रमुख अंग है। ये सही है, पहला गलत, दूसरा सही। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से सबसे पहले जो उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये बनाते हैं भोजन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जिसमें इनको आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश के साथ ग्रहण करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, और कार्बन का स्थिरीकरण करते हैं। किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ठीक, कार्बन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद
इसको उपभोक्ता जब ये पूरे खाद्य श्रृंखला में जाती है तो अंततः कार्बन निर्मुक्त हो जाती है। तो कार्बन चक्र में जो है प्रकाश का सीधे संचलन होता है। सी इसका उत्तर होगा, कार्बन चक्र। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? ये आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए आपके। वर्ष 2008 में एक विस्तृत क्रिया योजना भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रकाशित की। कब? वर्ष 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना का प्रकाशन वर्ष 2008 में किया गया। इसके अंतर्गत निर्वाह योग्य विकास हेतु भारत के दृष्टिकोण व उन कदमों को शामिल किया गया जो उसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन हेतु उठाना चाहिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप अनअकैडमी पे पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं कोई कोर्स की, जिससे आपको BEO का कोई कोर्स करना है, तो वहाँ पर आपको प्लस क्लासेज, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर प्लस क्लास का एक मिलेगा ऑप्शन। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पेड क्लासेस वहाँ कुछ मिलेंगी, कुछ पैसे आपको पेड करने होंगे। आप ये याद रखिएगा UD10, ये जब आप रेफरल कोड वहाँ पे पूछेगा यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। तो UD10 याद रखिएगा, ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं और वहाँ पे वर्ष भर या 2 वर्ष के लिए या जो भी दी गई अवधि है जिसमें आपको ज्वाइन करना है उसमें पूरा कोर्स का लाभ ले सकते हैं। विस्तृत कोर्स होता है, व्यापक कोर्स होता है, ठीक है। उसमें कंप्लीट आपको स्टडी कराई जाती है जिस तरह से स्टडी होनी चाहिए, अर्थात PDF, टेस्ट, वीडियो, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन, क्विज, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसके जवाब वहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम रहता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव, UD10 याद रखिएगा आप रेफरल कोड, ताकि मैं भी वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकूँ। खाद्य श्रृंखला में मानव है, फूड चेन में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या प्राथमिक तथा द्वितीयक? अच्छा प्रश्न है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव सब कुछ खाता है, सर्वाहारी है, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि खुद को खा जाए इंसान तो इंसान से बड़ा जानवर तो कोई होता नहीं है, ठीक है। कहना बहुत ही, चूँकि हम एक मानव हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में ये कहना बड़ा कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, अर्थात सिर्फ शाक वगैरह खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। ये क्या खाता है? ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। BD इसका उत्तर होगा। किसी पाचकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे होकर ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। ये तो हमने आपको बताया था, 10% का रूल बताया था आपको कि ये 10% संचित हो जाता है जैवभार के रूप में, ठीक है। तो ऊर्जा लगातार जो है खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क है। एक वीडियो हमने जैवमंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य या जैव अभ्यारण्य, इन सब में अंतर आपको बताया था क्या होता है। तो राष्ट्रीय पार्क चूँकि यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल प्रतिबंधित होती हैं एक प्रकार से, तो इसलिए ये जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। बाकी सब में थोड़ी बहुत अनुमति होती है कुछ शर्तों के साथ, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित होता है जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियाँ होती हैं। इसलिए राष्ट्रीय पार्क इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर आप सोच में पड़ जाएंगे जब ये आएगा तो, ठीक, क्योंकि आपका दिमाग जाएगा वानस्पतिक उद्यान में। वानस्पतिक उद्यान जो कि ये ex-situ संरक्षण है, तो ex-situ संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में तो उन्हीं प्रजातियों को रखा जाता है लगभग जो विलुप्त की कगार पे होती हैं या जिनके विलुप्त होने का खतरा होता है। इनके प्रजातियों को बचाने के लिए यह कार्य किया जाता है, या फिर अपने ही जो निवास स्थल है, आवास स्थल है, वहाँ पे इनका रहना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, विकट हो जाता है, तो इनको बाह्य स्थान में
सुरक्षित रखा जाता है। ये है, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्क है जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता में सभी चीजें आती हैं, जैव विविधता में आपके जंतु, वनस्पति सब आ जाते हैं। इसलिए जब आप व्यापक रूप से विश्लेषण करेंगे तो आपको राष्ट्रीय पार्क ही ये उत्तर आपको अप्रोप्रिएट लगेगा और यही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक मतलब जैसे आपके गाड़ी का धुआं है जो निकलता है मोटरसाइकिल्स वगैरह से, तो क्या है, डायरेक्ट जो है प्रदूषण फैला रहा है। उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य गैसें निकल रही हैं वो खुद प्रदूषण फैला रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कई प्रदूषकों के मिलने से या फिर कई पदार्थों का उसमें जब मिलन होता है तब वो प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, तो उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषक। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो ये प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है, ये खुद ही निकलता है स्रोत से और डायरेक्ट प्रदूषण फैलाना शुरू कर देता है। लेकिन PAN, स्मॉग, ओजोन, ये सब क्या है? द्वितीयक प्रदूषक हैं, ठीक है। ये अपने आप से प्रदूषण नहीं फैलाते बल्कि कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे ओजोन है तो यह ऑक्सीजन के 2 अणुओं और प्लस 1 अणु से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये जो है प्रदूषण ओजोन जो है फैलाता है, स्मॉग फैलाता है, PAN फैलाता है। ओजोन के बारे में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अरे ये प्रदूषण कैसे फैला सकता है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो आपको बता दूं कि जो मानव निर्मित ओजोन होता है जो कि हमारे क्षोभ मंडल में ही विद्यमान रहता है, वो प्रदूषक की भांति कार्य करता है, जबकि जो समताप मंडल में ओजोन की परत होती है, लेयर होती है, वो प्रदूषक नहीं बल्कि जीवन रक्षक का कार्य करती है। तो ओजोन एक ऐसा आपका जो है ओजोन की जो भूमिका है वो जीवन रक्षक के रूप में है जब वो समताप मंडल में है, और ये जीवन भक्षक के रूप में है जब ये जमीन पर है। तो इसका जो उत्तर होगा, द्वितीय प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, डायरेक्ट स्रोतों से निकलकर प्रदूषण फैलाते हैं। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत लग गया तो स्वयं पारिस्थितिकी संबंधित है, ठीक है ना। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों प्रभावों के अध्ययन को स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक। ए इसका उत्तर होगा, पूछा गया प्रश्न है। स्वयं पारिस्थितिकी में जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण के संबंधों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी में एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप और जंतु समुदायों के व्यवहार, उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आबादी पारिस्थितिकी में किसी स्थान पर एक ही जाति के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इसके संबंधों पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों में अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, समझिएगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा नाइट्रोजन को, देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण जितने भी अधिकांश पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन धान का पौधा आपको रेयर ऐसा पौधा मिलेगा जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, ठीक। अंतर है, ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, समझिएगा इस चीज को। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं और किस दिन मनाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, 16 सितंबर को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस ये 21 नवंबर गलत है, 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून को ही UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, उसकी स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस उसी उपलक्ष्य में 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी इसकी। अब आपको ये बता दूं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, याद रखिएगा ये विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये
आपसे कभी विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस में कंफ्यूजन हो सकती है। नीलगिरी तहर का विचरण स्थल है। नीलगिरी तहर का विचरण स्थल कहाँ है, कहाँ विचरित होता है ये? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु का आपको बता दूं नीलगिरी तहर ये पशु है एक, जो कि तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु भी है। तो पूछ सकता है कभी, तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर है। तो ये कहाँ पाया जाता है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पर विस्तृत है? 3 राज्यों में विस्तृत है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। तो ये जो है, अच्छा हाँ, नीलगिरी के बारे में जानते रहिए कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग का मिलन स्थल है। दोनों को, या आप कह सकते हैं दोनों को विभाजित करता है, ये इनका मिलन स्थल है पश्चिमी और पूर्वी घाट का। तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी तहर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यहीं पर विख्यात है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह इरावली या इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आदिमाली वन, साइलेंट वैली जो कि केरला में है, और मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में मिलते हैं। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित सूची में भी रखा गया है। ये विभिन्न जो है अभ्यारण्य, बाघ रिजर्व हैं और राज्य किससे संबंधित हैं? तो बांदीपुर ये तो कर्नाटक में है, 3 हो गया इसका। मानस असम में है तो 1 हो गया। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में 2 हो गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। जंतुओं एवं पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता किस वन में पाई जाती है? तो जंतुओं और पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता एक बार पूछा गया था कि जैव विविधता, शायद 2018 के एग्जाम में था वो प्रश्न, या 17 में, याद नहीं आ रहा है। उसमें पूछा गया था कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, और ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या वर्षावन दिया ही था, और एक ऑप्शन था आपके कोरल रीफ का। ठीक है, तो आयोग ने दोनों आंसर सही माने थे, दोनों उत्तर सही माने थे। देखिए, अभी तक जितने कोरलों की खोज हुई है उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्रजाति विविधता और प्रजाति की संख्या में अंतर होता है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको मैं अंतर समझा देता हूँ। जैसे कि ये 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे हैं, और यहाँ पे एक ही कमरे में 50 बंदर हैं। कितने? 50 बंदर हैं। और दूसरा कमरा, यहाँ पे एक बंदर है, एक भालू है, एक शेर है, एक सियार है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर प्रजातिगत विविधता कहाँ पे ज़्यादा है, तो कहाँ ज़्यादा होगी? विविधता इस वाले में ज़्यादा होगी। ए वाले में विविधता कुछ है ही नहीं। विविधता मतलब विविध प्रकार के। ठीक, अर्थ समझिए। यहाँ जातिगत विविधता इसके मामले में बहुत कम है, और यहाँ पर जातिगत विविधता बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कोरल रीफ हैं उनकी जो विविधता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों से कहीं अधिक है। ओके, तो जब भी आएगा दोबारा अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर आपका कोरल रीफ ही होगा। हालांकि आयोग ने किसी कारणवश वो अपनी भूल को सुधारने के लिए, या जो भी हो, मामला रफा दफा करने के लिए उन्होंने दोनों को उत्तर मान लिया था, लेकिन कोरल रीफ उसका उत्तर होगा। सतत्व इसका फिलहाल उत्तर जो है, क्योंकि यहाँ कोरल रीफ है नहीं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। फिर सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखती है? तो सतत व स्थायी विकास, जिसको रुको और चलो भी कहते हैं, अर्थात आपको जहाँ पर ये हो कि संसाधनों का उचित दोहन होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीज़ें बाकी रहें। तो एक प्रकार से ये मोटा इसकी अवधारणा है सतत विकास या संधारणीय विकास की। ठीक है, तो हमको विकास करना है, लेकिन उतना ही विकास करना है, उतना ही संसाधनों का दोहन करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। यही स्थायी विकास है या सतत विकास की संकल्पना है, जो कि नवनियतवादी अवधारणा से मेल खाती है, इससे संबंध रखती है। ठीक है, नवनियतवादी अवधारणा से। टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियतवादी अवधारणा संबंधित है। यह रुको और जाओ सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था, और यह सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अपनाया गया था। किसमें? 1992 में, जो
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वो सतत विकास सम्मेलन पर ही केंद्रित था। इसका जो प्रतिपादन जो किया था नवनियतवादी अवधारणा का, किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। सर्वप्रथम पारस्की स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? कल हम पारस्की स्तूप या पारस्की पिरामिड जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहे थे कि 3 तरह के होते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा का तो हमेशा सीधा रहता है, जैव भार और जैव संख्या का। तो कल हमने चर्चा की थी इस पे। किसने दिया था ये परिकल्पना, किसने प्रस्तुत की थी? इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, चार्ल्स एल्टन हो जाएगा। ओके, पारस्की स्तूप का विचार 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया। किसी पारस्की तंत्र के उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों की संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है, जिसे चित्रीय रूप में दिखाया जाता है इस तरह से। ठीक है, या इस तरह से होगा या फिर उल्टा होगा तो इस तरह से होगा। सॉरी, ये मैंने दोनों एक ही बता दिया। सीधा होगा तो इस तरह होगा, उल्टा होगा तो ये इस तरह होगा, इस तरह, ये उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, चाहे वो बिंदुगत हो, चाहे वो बड़ा सा हो, सबसे बड़ी भुजा हो, ये यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कौन? प्रथम स्तर जिसको कहते हैं, उत्पादक आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उपभोक्ता आते जाते हैं। तो इस तरह से ये श्रृंखला बनती है। तो सभी श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, क्योंकि उत्पादकों का जो भक्षण करते हैं प्राथमिक उत्पादक करते हैं, प्राथमिक उत्पादकों का भक्षण द्वितीयक उत्पादक करते हैं। एक उदाहरण भी हमने आपको कल दिया था, तो आपको समझ में आया होगा। तो चार्ल्स एल्टन ने यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। यह 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का स्तूप, जीव भार का स्तूप और ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड। आगे बढ़ेंगे। भारत में कितने होप स्पॉट हैं? होप स्पॉट क्या होता है? देखिए, एक होता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जो जैव विविधता से समृद्ध स्थल होते हैं, लेकिन उन जीवों को या जैव विविधता को किसी न किसी प्रकार से संकट आसन्न रहे, मतलब यहाँ पर कभी संकट उत्पन्न हो सकता है इनके आवास को, तो ऐसे स्थानों को जैव विविधता का हॉट स्पॉट बोलते हैं। इसी तरह समुद्री क्षेत्र को और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जो संकल्पना है उसको होप स्पॉट कहते हैं। तो होप स्पॉट विश्व में लगभग 50 हैं, उससे अधिक हैं। भारत में 2 होप स्पॉट जो है चिन्हित किए गए हैं समुद्री, जिनको हॉट स्पॉट बोलते हैं। ये हैं कौन? 2 हैं, एक अंडमान है और दूसरा है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो भारत में 2 चिन्हित किए गए हैं। होप स्पॉट की संकल्पना समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधित है, जो समुद्र में स्थित अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित करता है। इस अवधारणा के जनक अमेरिकी समुद्री विज्ञानी सिल्विया अर्ल को माना जाता है। महत्वपूर्ण है सिल्विया अर्ल। विश्व में होप स्पॉट की संख्या लगभग 50 या उससे अधिक होगी, जबकि भारत में 2 होप स्पॉट हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। ये हॉट स्पॉट की बात मैं जो भी कह रहा था। तो भारत में पूछ रहा है, अच्छा जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन कौन सा है? तो इसमें से पूर्वी हिमालय, मात्र एक ही उत्तर होगा। देखिए, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जो पूर्वी हिमालय के भाग हैं वो, और जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, भारत में जैव विविधता के महत्वपूर्ण जो ये 2 हॉट स्पॉट हैं। बाकी के ये हॉट स्पॉट में नहीं आते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ओनली 1, एक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पायतंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो जीव कहलाते हैं कौन से? अपघटक जीव, सॉरी, अपघटक जो अपघटन करते हैं और जो पदार्थों को निर्मुक्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं। विषाणु की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है अपघटन में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, डी, बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। अपघटक के वे जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम लवण में अपघटित हो जाते हैं। अपघटक जीव के अंतर्गत मृतोपजीवी घटक तथा जीवाणु आते हैं।
ठीक है, जिसमें कवक आदि भी आते हैं और जीवाणु, विषाणु इसमें सम्मिलित नहीं है। इनका भू जैव रासायनिक चक्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपघटकों का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ये लगभग सभी पाए जाते हैं। आर्सेनिक प्रदूषण आपने सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। हालांकि ये कई स्थानों पे, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा ही घातक रूप में है। और फ्लोराइड, यूरेनियम, ये तीनों ही पाए जाते हैं प्रदूषक के रूप में। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा हमने बाहर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो थोड़ी आवाज़ आएगी, बट आपको सुनाई पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना? तो थोड़ी आवाज़ आएगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकती है आपको, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये चल रहा था, प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर निशान वाली स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मतदान में आप जाते हैं तो आपकी उंगली में एक बहुत ही गाढ़ी स्याही लगाई जाती है, जल्दी छूटती नहीं है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसको लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग मतदाताओं की अंगुली पर निशान वाली स्याही बनाने या खिजाब बनाने, इसके अलावा इसका प्रयोग दोस्तों चांदी चढ़ाने में भी किया जाता है। किसी धातु पर चांदी जो चढ़ाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी होता है। इसके अलावा जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका बी ऑप्शन है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। फिर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, सी वाला भी। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तो चारों के बारे में आप जानते रहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, डी इसका उत्तर होगा। अगला है, मनुष्य शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया आप अक्सर सुनते होंगे डायलिसिस पे हैं, तो वो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही होती है डायलिसिस में। ए इसका उत्तर होगा। मनुष्य शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रक्त वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रक्त से फास्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करता है और रक्त के परासरणी दाब ओपी जो है एवं उसकी मात्रा को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला तो इसका उत्तर ये होगा। नेविरेपीन क्या है दोस्तों? अक्सर चर्चा में रहता है नेविरेपीन। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है एड्स ग्रस्त माताओं के गर्भस्थ शिशुओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाने की एक दवा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेविरेपिन HIV पॉजिटिव जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके बच्चों को सुरक्षित रखने की दवा है। यह खुराक देने से संक्रमण के खतरों को 47, देखिए 100% तक नहीं, लेकिन 47% तक कम किया जा सकता है। HIV में प्रयुक्त होने वाली दवाएं भी आप याद लीजिए, पूछता है सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, अल्फा इंटरफेरॉन, रिबावायरिन, ये सभी एड्स में HIV में प्रयुक्त होने वाली दवाएं हैं। वहीं मलेरिया से संबंधित जो उपचार के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उसमें क्लोरोक्विन, कुनैन, प्रीमाक्विन, पेलुड्रीन, ये सभी मलेरिया की दवाएं हैं। और जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवाएं अगर बात की जाए तो उसमें JE वैक्सीन का प्रयोग होता है, उसके बचाव हेतु JE वैक्सीन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। एक जो भू स्थिर उपग्रह है उसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका परिक्रमण काल दोस्तों 24 घंटे होता है। भू स्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह भी इसको कहते हैं। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उसके बराबर, अर्थात 24 घंटे के तुल्य होता है, इसीलिए स्थिर दिखाई पड़ता है। भूस्थायी उपग्रह का प्रयोग दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करके दूरदर्शन कार्यक्रमों को टीवी सेट पर दिखाने में, या फिर मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने में, या रेडियो प्रसार एवं दूरसंचार के लिए होता है।
इसके अलावा भूस्थायी उपग्रह की जो प्रमुख विशेषता है कि वह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में तथा पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से मिलाना है। ये विटामिन हैं और इनका जो है नाम देखिए, विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल उनके नाम दे दिए जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जा रही है। तो आप विटामिन के नाम रट डालिए। देखिए गलती से यहाँ ये विटामिन 6 है और विटामिन 3 है ये, ठीक है ना। तो विटामिन B6 को पायराडाक्सिन कहते हैं, विटामिन E को टोकोफेरॉल, विटामिन K को फिलोक्विनान और विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B3 को कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा बी हो जाएगा 1 2 3 4। प्रोटीन संश्लेषण में देखिए विटामिन का नाम हमने ग्रुप में दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की जब बात होगी तो राइबोसोम उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो राइबोसोम आप कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका, इन दोनों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोशिकांग के, राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर स्थित होते हैं। राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। लाइसोसोम के बारे में जो क्वेश्चन बनता है कि आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। गाल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, विभिन्न एंजाइमों का श्रावण करना, इसमें से विभिन्न एंजाइम निकलते हैं गाल्जी काय से, और कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहयोग करना होता है। तो इसका जो उत्तर है बी, अंतःप्रद्रवी जालिका एवं राइबोसोम। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग होता है अवतल दर्पण प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसके अलावा याद रखिएगा, सोलर कुकर के अलावा गाड़ी के हेडलाइट में जो हेडलाइट होता है, सर्च लाइट जो आप देखते हैं अक्सर रातों में, इसके अलावा आँख नाक कान के डॉक्टर द्वारा जो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो अवतल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण की बात की जाए दोस्तों तो उसका उपयोग मोटर गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, अर्थात साइड में जो मिरर लगा रहता है, तो उस दर्पण को बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सड़क पर जो परावर्तक लैंप बनाए जाते हैं उनमें उनको बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जो दुश्मन होते हैं उनकी गतिविधियों को देखने और पनडुब्बी जहाज़ों आदि में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा ए होगा। ये सभी बातें आप याद रख लीजिए, नहीं तो ग्रुप में तो हम दे ही देंगे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक दुगना हो जाता है दोस्तों। जिस गति से आप आ रहे होते हैं दर्पण में, जो समतल दर्पण होता है उसमें ठीक दुगनी गति हो जाती है। तो इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड है तो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। डी इसका उत्तर है। ये याद रखिएगा, टेक्निकल सवाल है। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। जल के अंदर जो हवा का बुलबुला आता है वो किस तरह व्यवहार करता है दोस्तों, तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेकिन दिखाई कैसे पड़ता है, यह उत्तल लेंस की भांति दिखाई पड़ता है, लेकिन यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। यह याद रखिएगा। साबुन का जो हवा का बुलबुला है वह दिखाई पड़ता है उत्तल लेंस की तरह जल के अंदर, लेकिन व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। बस इतना ही जानिए, भीतर का जानने की आवश्यकता नहीं। बी इसका उत्तर है। सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से मिलान करना है। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, तो ये सभी अस्थियां हैं और ये इनके नाम हैं। आपको सुमेलित करना है।
कि कौन सुमेलित है? तो जो ब्रेस्ट बोन है दोस्तों, इसको याद रखेगा स्टर्नम नाम से पुकारते हैं। स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है। फिर कॉलर बोन जो आपका है दोस्तों, कॉलर के पास जो होता है कॉलर बोन, इसको क्लेविकल कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। नी कैप जो है दोस्तों, नी कैप, इसको पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। और शोल्डर ब्लेड जो होता है, इसको क्या कहते हैं? बचा हुआ स्केपुला, शोल्डर ब्लेड स्केपुला। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो गया 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3, सी इसका उत्तर हो जाएगा। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? आप सुनते होंगे अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जो आपकी जो नसें होती है जिसमें खून प्रवाहित, रक्त प्रवाहित होता है, उसको ये जाम कर देता है, जिसके कारण अचानक जो है हृदय में जो रक्त का पहुंच होता है वो बाधित हो जाता है और हृदयाघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इसका उत्तर होगा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता कारण हृदयाघात होता है। यह 2 प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की विशेषता होती है कि वह कमरे के सामान्य ताप पर जमता नहीं है, बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल वह क्या होता है? कमरे के सामान्य ताप पर भी जम जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के जमाव से कोरोनरी जो धमनी है धीरे धीरे पतली होती जाती है, कि उसमें जमता जाता है, रास्ता पतला होता जाता है। इसके अतिरिक्त हृदय की धमनियों में रक्त जमाव के कारण यह एकाएक बंद या अवरुद्ध हो जाता है। इससे तीव्र पीड़ा होती है और परिसंचरण जो होता है वो बाधित होने से हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसमें तत्काल उपचार हेतु एस्पिरिन या डिस्पिरिन दिया याद रखिएगा, तत्काल उपचार हेतु एस्पिरिन या डिस्पिरिन दिया जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने न पाए। थोड़ी मेहनत करिए। जब मेहनत करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल जम नहीं पाएगा, पसीने के माध्यम से वो बाहर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो मर्क्यूरी सल्फाइड का उपयोग सिंदूर औषधि बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मर्क्यूरी क्लोराइड सर्जिकल उपकरणों को साफ करने में काम आता है, यह भी बिल्कुल सही है, नोट डाउन करते रहिएगा। पारा को कोरोसिव सप्लीमेंट नाम से भी जाना जाता है, यह गलत है। कोरोसिव सप्लीमेंट के नाम से पारे को नहीं जाना जाता है, बल्कि जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है उसको कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड को कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं, न कि पारे को। अगला, ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प एवं आर्गन गैस भरी जाती है, पूछा भी जाता है, तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका सी उत्तर जो है वह गलत होगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड को कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं, पारे को नहीं। वहीं मर्क्यूरिक जो सल्फाइड है दोस्तों, उसको वर्मीलियन भी कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है सिंदूर औषधियों में, मकर ध्वज के रूप में तथा जलरंग निर्माण में होता है। पारे की जहाँ तक बात है, सफ़ेद एवं चमकीली धातु है, आप अक्सर डॉक्टर्स के पास देखते होंगे, थर्मामीटर में देखते हैं पारे का इस्तेमाल होता है, जिसका प्रतीक Hg, इसको Hg के रूप में देखा जाता है। इसकी परमाणु संख्या जो परमाणु क्रमांक है 80 है। पारा का मुख्य अयस्क जो है सिनेबार है, जो मुख्यतः USA, मैक्सिको तथा इटली में पाया जाता है। तो पारे का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? सिनेबार। सिनेबार ज़्यादातर USA, अमेरिका, मैक्सिको और इटली आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस भाग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो रोग और किस भाग को प्रभावित करता है ये हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, कौन कौन से रोग किस किस भाग को प्रभावित करते हैं, अक्सर प्रश्न आता है PCS में। फिलहाल जो क्षय रोग है दोस्तों, यह फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। क्षय रोग एक बैक्टीरिया से, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस उस जीवाणु का नाम है। यह बीमारी सर्वाधिक फेफड़ों को ही प्रभावित करती है, किंतु इसका दुष्प्रभाव फेफड़े के अलावा स्पाइन, ब्रेन, एब्डोमेन आदि अंगों पर भी पड़ता है, लेकिन मुख्यतः फेफड़े पर पड़ता है। BCG जो है वह
टीका है एक प्रकार का, एंटी टीबी क्षय रोग के खिलाफ एक टीका है बीसीजी का, तथा विलिसिन इस रोग की नवीनतम दवा है। हालांकि और भी दवाएं आ गई हैं, अपडेट कर लेंगे। इस रोग के उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस रोग के उपचार हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा डीडीटी भी एक प्रक्रिया है इसके उपचार की। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अंगूर में जो पाया जाता है, कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, अंगूर और इमली दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग, जो टार्टरिक अम्ल है, इसका उपयोग दोस्तों बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरके और अन्य फलों के रसों से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और कई फलों में भी उनके रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है वो एसीटेट के रूप में यह रेयान तथा फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में भी प्रयोग होता है। सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में एसिटिक अम्ल फोटोग्राफिक फिल्म और रेयान के निर्माण में भी प्रयोग होता है। वहीं मैलिक अम्ल का निर्माण दोस्तों सभी जीवों द्वारा होता है। यह प्रमुखतः सेब में पाया जाता है। तो लगभग जितने जीव हैं वो मैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यह सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों, यह जो खट्टे फल होते हैं साइट्रस, उनमें पाया, जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इन सब में पाया जाता है। वहीं घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनसे संबंधित कथन है। दो बातें याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जहां पर मजबूत होगा, जहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्रबल होगा, वहां पर बल रेखाएं पास पास होंगी, नज़दीक होंगी, और जहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कमजोर होगा, बल रेखाएं दूर दूर होंगी। पहली बात तो ये, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बिल्कुल नहीं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, समांतर होती हैं। तो दोनों ही गलत है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? देखिए श्यानता क्या होता है दोस्तों, श्यानता कोई द्रव है तो उसमें कई लेयर्स होती हैं, तो इस लेयर में जब गति होगी तो ये लेयर उसका विरोध करता है, ठीक है। तो सापेक्षिक विरोध जो होता है उसी को श्यानता कहते हैं। ये गुण होता है द्रवों का। तो श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो यह पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की श्यानता जो है सबसे अधिक होती है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं। श्यानता द्रवों के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है, कितना गाढ़ा है वह द्रव। जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। ग्लिसरीन पानी से अधिक गाढ़ा होता है, इसलिए ग्लिसरीन की श्यानता सर्वाधिक होगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो एकमात्र पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण को, लैंगिक विकास, वृद्धि, स्वास्थ्य आदि को यह नियंत्रित करती है। तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, नियंत्रित करती है। वहीं थायराइड जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है दोस्तों, मानव शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्य यह करती है, जैसे रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, तनाव पर प्रतिक्रिया देना, रक्तचाप को नियंत्रित करना आदि के लिए एड्रीनल ग्रंथि उत्तरदायी होती है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। जो एड्रीनल हार्मोन्स होते हैं उनको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो पूछा है कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक जो डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, ये सभी क्या आते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। लेकिन PAN, स्मॉग, ओजोन, ये सभी क्या है? ये या तो प्राथमिक प्रदूषकों के माध्यम से इनका निर्माण होता है, या कई प्रकार के जो कण हैं या जो गैस हैं मिल करके इनका निर्माण, द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण करते हैं। तो
इसका जो उत्तर होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक है, बाकी दो ये तीनों जो हैं द्वितीयक प्रदूषक हैं। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है किसमें? ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न है। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किसमें किया जाता है? यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों स्वयं पारिस्थितिकी में। किसमें? स्वयं पारिस्थितिकी में। स्वयं पारिस्थितिकी में जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी में यदि देखा जाए तो उसमें एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जितने भी पादप और जंतु समुदाय हैं उनके व्यवहार, उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं आबादी पारिस्थितिकी में दोस्तों किसी स्थान पर एक ही जाति के विशेष पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा, अर्थात एक ही जाति के जो हैं उनके द्वारा निर्मित आबादी तथा इसके संबंधों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तीनों में अंतर समझ लीजिएगा एक बार फिर से रिवाइंड करके। तो इसका उत्तर दोस्तों स्वयं पारिस्थितिकी होगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? जो धान का पौधा है, अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है। तो धान का जो पौधा है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन धान का पौधा इसे अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। MCQ चल रहा था विज्ञान प्रौद्योगिकी का। इसके पहले भूगोल और इतिहास का हो चुका है, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिए। देखिए इस प्रोग्राम को हम और ज़्यादा हाईटेक बनाएंगे, इसीलिए हमने एक संस्था के साथ कोलैब करने का फैसला किया है अपने इस चैनल को, और इसमें प्रीलिम्स का बेहतर आपको और ज़्यादा हम सुविधा प्रोवाइड करा सकें, इसके लिए हमने कोलैब किया है। जिससे कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन जो स्टडी है वो धीरे धीरे स्मार्ट होती जा रही है और ज़्यादा, तो हम क्यों पीछे रहें और आपको क्यों पीछे रखें दूसरों से। दूसरी बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो लेकिन फिर भी जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस वीडियो में, तो वो चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी चैनल का नाम जय हो स्टडी पॉइंट है, लेकिन बाद में हम आपके इच्छानुसार, आपके कथनानुसार जो चैनल का नाम रखना होगा रखेंगे, लेकिन वो मुख्यतः मुख्य परीक्षा से ही संबंधित रहेगा। इंग्लिश की क्लासेस नहीं आ पाती हैं विशुद्ध इंग्लिश वालों के लिए, तो इंग्लिश की क्लासेस उसमें आएंगी, हमारी फैकल्टी उसमें इंग्लिश में पढ़ाएगी। तो मुख्य परीक्षा तो दोनों भाषाओं में चलेगा ही, हिंदी भाषा में आएगा अलग से, लेकिन इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी वो चैनल सूटेबल रहेगा। तो आप लोग उसको अवश्य ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को भी बताइए। अभी हालांकि कोई वीडियो नहीं आया है उसमें, लेकिन एक वीडियो का हमने लिंक दिया हुआ है, उससे आप पहुंच जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा नहीं माना गया है। अब ये ट्रिप्स समझौता क्या है? ट्रिप्स का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रिप्स TRIPS, ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित ये समझौता है। ठीक, किससे रिलेटेड है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह संचालित होता है। एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें IPR या बौद्धिक संपदा अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है कि क्या न्यूनतम मानक होने चाहिए और कौन कौन से अधिकार जो है IPR होंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे। दरअसल इसको 1994 में गैट जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि विश्व व्यापार संगठन के उरुग्वे चक्र, जो कि 8वां चक्र, कई सारे चक्र हुए, कई सारे बैठकें हुई, जिसमें 8वां चक्र जो है उरुग्वे चक्र, उसमें जो है ट्रिप्स समझौता हुआ था 1994 में। इसमें 7 प्रकार के IPRs को, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों को IPR माना गया है। ये कौन कौन से हैं, इनको आप मेंस के लिए भी और प्री के लिए दोनों के लिए तैयार रखिए। क्या कौन कौन से हैं? पहला तो कॉपीराइट और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा भौगोलिक संकेतक, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडिकेशन,
जीआई टैग जिसको बोलते हैं, औद्योगिक डिजाइन चौथा, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पांचवा पेटेंट, छठा आईसी डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उससे, और सातवां और अंतिम अप्रकाशित सूचना का संरक्षण, ट्रेड सीक्रेट जिसको कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। ये 7 चीज़ें आती हैं। तो आप उत्तर तक पहुंचने में आपको अब कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमने जो 7 बताया उसमें कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, भौगोलिक संसूचक भी आता है, जीआई टैग जो है, तो इको मार्क जो है यही जो है नहीं है बौद्धिक संपदा में ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत। निसार गरुना के संदर्भ में सही कथन है, निसार ग्रूना भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में निसार ग्रूना, ठीक है। ये क्या है? देखिए, निसार ग्रूना एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी क्या है? जो घरेलू कचरे होते हैं, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, इसको ये बायोगैस में कन्वर्ट करता है, मेथेन में कन्वर्ट करता है। इससे जो एलपीजी की जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है वो इससे प्रतिपूर्ति इसकी हो जाती है। तो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो बार्क ने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने ये तकनीकी तैयार की है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है एक प्रकार से। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? यह प्लास्टिक अपशिष्ट को बायोडीजल में परिवर्तित कर सकती है, गलत है। वे बायोगैस में परिवर्तित करती है, ठीक है, मेथेन गैस में मुख्यतः। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को मेथेन गैस में, और वो भी वो प्लास्टिक अपशिष्ट जो बायोडिग्रेडेबल हैं। फिर यह तकनीक अपशिष्ट को सीधे ब्यूटेन गैस में बदल सकती है, गलत है। ब्यूटेन में नहीं, ये मेथेन गैस में बदलती है दोस्तों। अतः परंपरागत बायोगैस संयंत्रों से अधिक कुशल है। ये तो सही है, परंपरागत बायोगैस संयंत्रों से अधिक कुशल है, लेकिन ब्यूटेन गैस में नहीं बदलती है, मेथेन गैस में बदलती है। तो इसका केवल उत्तर जो है ए सही होगा। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। अगला है खाद्य विकिरण संबंधित ये प्रश्न है, फूड इरिडिएशन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो पहला है खाद्य विकिरण प्रौद्योगिकी जो है, फूड इरिडिएशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को गामा अथवा एक्स रेज द्वारा उपचारित किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। गामा और एक्स किरणों के द्वारा उपचारित किया जाता है, यही इसी को खाद्य विकिरण प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरा क्या है? इस विधि से उपचार, एक प्रकार से ये जो खाद्य परिरक्षण है उसका एक नवीनतम तरीका है खाद्य विकिरण से, ठीक है, खाद्य विकिरण टेक्नोलॉजी। इस विधि से उपचारित खाद्य पदार्थों के सेवन से मानव शरीर नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, बिल्कुल गलत है। कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको ये सकारात्मक में चेंज करता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है अपनाई जाती है। इससे खाद्य पदार्थों के कुछ गुण धर्म बदल जाते हैं। यही तो इस टेक्नोलॉजी की खासियत है कि बिना कोई गुणधर्म बदले ये फूड की क्वालिटी को मेंटेन करता है। इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ने देता, जो कीड़े होते हैं बड़ी सफाई से इनको नष्ट करता है। तो अंतिम क्या है? रेडियो एक्टिव किरणें खाद्य पदार्थों को रेडियो एक्टिव बना देती हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन खाद्य पदार्थों को रेडियो एक्टिव ये नहीं बनाती हैं। तो इसका जो है केवल ए ही सही होगा। दरअसल दोस्तों, ये खाद्य विकिरण जो है ये किस सिद्धांत पे आधारित है? ये एक सिद्धांत है साइंस में कि जब किसी जो विनाशकारी जीव है या जीवाणु है जो खाने को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पे अगर पर्याप्त मात्रा में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी द्वारा उनके रासायनिक बंधनों को तोड़ दिया जाए तो वे सूक्ष्म जीव या जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित है खाद्य पदार्थों का विकिरण टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है? विकिरण के द्वारा गामा या एक्स किरणों का विकिरण करके इनका उपचार किया जाता है और खाने को जो खाद्य सामग्रियां हैं इसको बहुत लंबे समय के लिए परिरक्षित किया जा सकता है। तो विकिरित पदार्थों में न तो कीड़े लगते हैं, न ही वे सड़ते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो समय समय पर जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूर्ति उतनी नहीं हो पाती, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, फल जो बहुत ज़्यादा सड़ने के भी चांसेस होते हैं इनके, तो इनको परिरक्षण इनका किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा।
अगला प्रश्न है रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है कि उपकल्पित ऊतक होता है, कौन सा ऊतक होता है? तो रक्त जो है ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, ये इसका उत्तर है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया। संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। जो रक्त जो है वो रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक, और ये तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त के जो तरल भाग हैं उनको हम प्लाज्मा कहते हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा में रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो तैरती रहती हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इसी प्लाज्मा में ही तैरते हैं। पूछता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों, ठीक है। अगला कथन देखिए बहुत सरल है, प्रकाश संश्लेषण संबंधित है, फोटोसिंथेसिस से। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। लगभग 90% भाग प्रकाश संश्लेषण का जो जलीय पौधे हैं और शैवाल हैं उनके द्वारा होता है, जिसमें 85% भाग समुद्र में, जो कि समुद्र में शैवाल मुख्यतः पाए जाते हैं उनके द्वारा, और 5% भाग जो है नदी और तालाब में जो स्थित वनस्पतियां हैं, जलीय पौधे और शैवाल, उनके द्वारा होता है, ठीक है। और दूसरा जो है 30 से 35% तापक्रम प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये उच्चतम अवस्था है, ठीक है। इससे अधिक का प्रकाश भी हानिकारक है। किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि क्या फोटोसिंथेसिस ये कृत्रिम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। बल्ब आदि की रोशनी में भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर दोस्तों दोनों सही है, सी इसका उत्तर होगा। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो देखिए लिपिड्स का पाचन तो मुख्यतः लाइपेज करता है। ये लाइपेज जो है आंत से निकलता है, ठीक है। प्रमुख पाचक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है लाइपेज, ये लिपिड्स का पाचन करते हैं। लेकिन जो पित्त रस है, जो पित्त अम्ल है, ठीक है, बाइल जो जूस है, इसको बाइल जूस कहते हैं इंग्लिश में, ये भी एक क्षारीय तरल है और इसमें कोई एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यह लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पेप्सिन दोस्तों जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो है उत्तर जो है पित्त अम्ल और लाइपेज दोनों होगा, ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अतिचालकता प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी। देखिए दोस्तों चालक होते हैं जिसमें करंट बहती है, जिसमें विद्युत धारा बहती है, उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध पाया जाता है। विभिन्न धातुओं के तारों का भिन्न भिन्न प्रतिरोध होता है। तो जो सामान्य विद्युत के नियम हैं, जो इलेक्ट्रिक के नियम हैं, इलेक्ट्रिकल्स के जो नियम हैं वो इसमें लागू होते हैं। लेकिन 1911 में एक वैज्ञानिक थे केमरलिंग ओन्स, नाम याद रखिएगा, केमरलिंग ओन्स। उन्होंने देखा एक तांबे के तार में कि एक निश्चित ताप के नीचे यदि उसको ठंडा किया जाता है तो उसमें जो प्रतिरोधकता होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है। तो इसी को उसने सुपर कंडक्टिव अतिचालकता नाम दिया, क्योंकि ऐसे में जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो चालकता क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है, चालकता अनंत हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा ये भी आता है कि चालकता कितनी होती है, इसकी अतिचालक की चालकता कितनी होती है? तो अनंत होती है। प्रतिरोधकता कितनी होती है? प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध होता क्या है सामान्य भाषा में दोस्तों? प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का प्रतिरोध करना, ठीक है। जितनी करंट बह रही है उस करंट का विरोध करना, और जो वास्तविक करंट है और जो आदर्श करंट है उसमें अंतर उत्पन्न हो जाना, यही है प्रतिरोध प्रभाव। अब तक लगभग 20 या उससे अधिक ऐसे धातुएं खोजी जा चुकी हैं जिसमें एक निश्चित ताप पे नीचे अगर ठंडा किया जाए तो वो अतिचालक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उस निश्चित ताप को ही
क्रांतिक ताप कहा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, कई बार ये भी पूछा गया है। तो इसका उपयोग किस में किया जा सकता है? ढेर सारे उपयोग हैं अर्धचालक के। बिना क्षति के विद्युत ऊर्जा संचालन, बिल्कुल सही। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही है। चिकित्सा क्षेत्र में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही सही होगा, ये भी सही है। तीसरा क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, मुख्यतः जो हृदय से संबंधित रोग हैं। ठीक है, एक डिवाइस है, उसका नाम है अतिचालकीय क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, स्क्विड जिसको कहते हैं। स्क्विड के बारे में पूछा भी जा चुका है कई बार। तो स्क्विड, इसका प्रयोग हृदय रोग के उपचार में होता है। ये अतिचालक सिद्धांत पर ही आधारित है। मैग्नेटोकार्डियोग्राम एक डिवाइस है, उसकी सहायता से हृदय में विद्युत धारा का चयन किया जाता है और उससे जो हृदय घात होता है उसके खतरे को ख़त्म किया जाता है। तो आप देखेंगे वर्तमान में जो हृदय उपचार जिनका होता है, एक मशीन उनके हृदय में फिट कर दी जाती है, तो वो भी अतिचालक सिद्धांत पर ही आधारित है। जो वर्तमान में जो उच्च प्रौद्योगिकी यूज की जाती है वो अतिचालकता से ही है। तो इन सभी क्षेत्रों में अतिचालक का प्रभाव है, डी इसका उत्तर है। पोलेराइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहन को की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने में किया जाता है। देखिए, पोलराइड की बात करें दोस्तों, तो पोलर का संबंध मतलब होता है ध्रुव। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, व्यवहारिक विधि है, सुविधाजनक विधि है। तो इसका उपयोग अक्सर रात में आने वाले वाहन की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने में किया जाता है। अक्सर आप देखेंगे जो गाड़ियां आ रही नई नई, उसमें ये लगा रहता है। दूसरा, इसका उपयोग धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने तथा क्रिस्टलों के विश्लेषण करने में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी सहायता से 3D चित्रों को, 3 डायमेंशन चित्रों को, त्रिकोणीय चित्रों को देखा जा सकता है, ये भी सही है। तीनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो पोलराइड के संबंध में तीनों ऑप्शन सही है, सभी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को ऑन करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपीपीसीएस या यूपीट्रिपलएससी में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान की, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें
ठीक है, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।